आज मधु को लेने उसके पति रमन और उसकी सास जानकी जी आए हुए थे। आए हुए क्या थे, बल्कि मधु के पिता चमन जी ने उन्हें अपने घर बुलाया था। उसके ससुराल वाले तो उसे लेने आने को तैयार भी नहीं थे। कह रहे थे कि जैसे गई थी वैसे ही आ जाएगी। पर चमन जी खुद उनके घर जाकर हाथ पैर जोड़कर उन्हें बुलाकर लाए थे। आखिर वो भी समाज में अपनी नाक पर मक्खी बैठने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि मधु वापस अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। पर चमन जी उसे वापस भेजना चाहते थे। रमन और जानकी जी बड़ी ही ऐंठ के साथ बाहर वाले कमरे में बैठे हुए थे, और उनके सामने ही मधु के माता पिता हाथ जोड़ जोड़कर उसे समझा रहे थे। माँ, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मुझे उस घर में दोबारा मत भेजो माँ। आप तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश करो। दम घुटता है मेरा वहाँ। अपने स्वाभिमान की रोज रोज धज्जियां उड़ते देखकर कैसे रह लूं उस घर में। मधु अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे क्या परेशानी है तुझे? जब देखो यहाँ मायके भागी चली आती है। किस चीज की कमी रखता है तेरा पति? भूखा तो नहीं मार रहा है ना तुझे? घर में बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी तुम कमी का रोना रोती ही रहती हो। बेटा थोड़ा तो एडजस्ट करो। मधु की माँ कमला जी से समझाते हुए बोली, क्या भूख ही सब कुछ होती है माँ? मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान क्या कोई मायने नहीं रखता? ऐसी रोटी किस काम की जिसमें सम्मान ही ना हो? अरे तुमने ही सिर चढ़ा रखा है इसे। ये रोती हुई आ जाती है और तुम शे दे देती हो। घर के दरवाजे बंद ही कर लो तो दोबारा आने की हिम्मत ही नहीं करेगी। दो अक्षर क्या पढ़ लिए हमको सिखा रही है। क्या कमी तेरे ससुराल में? रोटी तो रोटी होती है, जब भूख लगती है तभी खाई जाती है। इसका मान सम्मान से क्या लेना देना होता है? चुपचाप अपने ससुराल जाओ। तेरे कारण मेरी दोनों छोटी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। लोग कहेंगे कि बड़ी बहन तो खुद पीहर आकर बैठ गई, पता नहीं छोटी बहनें कैसी होगी। मधु के पिता चमन जी ने उसे डांटते हुए कहा। अपने पिता के मुंह से ये सब सुनकर मधु आंखों में आंसू लिए चुप रह गई, और उसकी माँ कमला जी भी कुछ कह नहीं पाई। वहीं रमन और उसकी माँ कुटिल मुस्कान के साथ मधु की तरफ देखने लगे। आखिर उन दोनों को आज जीत जो हासिल हुई थी। बड़ी ही ऐंठ के साथ वो लोग मधु के माता पिता से बात कर रहे थे, और मधु के माता पिता हाथ जोड़ जोड़कर इस तरह से माफ़ी मांग रहे थे जैसे पता नहीं मधु ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। आखिर थक हार कर एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह मधु को चुपचाप अपने मान सम्मान को छोड़कर पति रमन और सास जानकी जी के साथ वापस ससुराल जाना ही पड़ा। पिछली बार भी यही हुआ था और अब की बार भी यही हुआ है। चमन जी तीन बेटियों के पिता थे। उनके सामने किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जो खुद भी ऐसे इंसान रहे हो वो दूसरों की भावनाओं को क्या समझेंगे। रमन और मधु की शादी 7 महीने पहले हुई थी। रमन के परिवार में उसकी माँ जानकी जी और एक छोटा भाई था जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। रमन अपने दिवंगत पिता का व्यापार संभालता था, और उसी की कमाई से पूरा घर खर्च भी चलता था। और रमन की माता जी जानकी जी वो तो परफेक्ट भारतीय सास थी, जो बहू से काम तो सारा करवाती थी, पर साथ ही साथ उस काम में कमी भी निकाल लेती थी। रमन अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथों में लाकर रखता था, जिससे मधु को कोई परेशानी नहीं थी। पर समस्या ये थी कि उसे एक एक रुपए के लिए मोहताज कर रखा था। उसे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी तिरस्कृत कर दिया जाता था। घर में सबकी ज़रूरत का सामान आता था, लेकिन मधु की ज़रूरत को ज़रूरत ही नहीं समझा जाता था। अभी पिछली बार की ही बात थी। शादी के कुछ दिनों बाद मधु पीरियड से हो गई, तो पैड्स खरीदने के लिए उसकी सासू माँ ने खर्चा देना उचित ना समझा, बल्कि उसे पुराने कपड़ों से ही कपड़ा फाड़कर दे दिया कि इसे इस्तेमाल करो। इन चीज़ों के लिए बेवजह का पैसा खर्च करने के लिए नहीं है मेरे पास। जब उसने रमन से कहा तो रमन ने भी यही जवाब दिया, जैसा माँ कह रही है वैसा कर लो। वैसे भी पहले की औरतें यही इस्तेमाल करती थी। लेकिन रमन, कपड़ा हाइजीनिक नहीं होता, ये मेडिकली प्रूव भी किया गया है। तो क्या बेवजह का खर्चा करें इन फालतू की चीज़ों पर? अरे कुछ तो शर्म करो, किस तरह की बातें कर रही हो तुम मेरे सामने? रमन मधु को डांटते हुए बोला। रमन, इसमें शर्म की क्या बात है? हर औरत पीरियड से होती है, और पैड्स इतने महंगे भी नहीं आते। बस 100-150 रुपए ही लगेंगे। रहने दो, जो माँ कह रही है कर लो, नहीं तो अपने बाप से जाकर मांग लो। मेरे पास तो इन फालतू चीज़ों के लिए पैसे नहीं हैं। मधु को रमन से इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक नई दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। उसकी एक बेसिक ज़रूरत को भी पूरा नहीं किया जा सकता। वो कोई सोना चांदी तो नहीं मांग रही थी इन लोगों से। तब भी उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की थी, और कहा था कि वो ऐसे ससुराल में नहीं रह सकती। तब भी उसके पिता ने उसे चुपचाप ससुराल में रहने भेज दिया, ये कहकर कि इस तरह की बातें भी कोई करता है क्या। आखिर मजबूरन मधु को कपड़ा ही इस्तेमाल करना पड़ा था, और इस बार भी यही हुआ। मधु की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। उसे बहुत परेशानी होती थी, पर उसकी सास उसे डॉक्टर को दिखाती ही नहीं, दवाइयाँ तक नहीं दिलाती। कहती कि ये सब तो बेवजह के चोचले हैं। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन किसी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए। इन सब पर बेवजह का खर्चा क्या करना। इस कारण से मधु परेशान होकर अपने पीहर आ गई थी।
पर इस बार भी उसके पिता का जवाब था कि कम से कम तुझे भूखा तो नहीं मार रहा, और उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर उसे वापस भेज दिया। लेकिन ससुराल आने के बाद अब तो उसकी सास उसे और ज़्यादा परेशान करने लगी थी। सही भी है, जब माता पिता साथ नहीं देते तो ससुराल वालों को भी मौका मिल जाता है बोलने का। कई बार तो मधु का मन करता कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाए, पर वो इतनी मजबूत नहीं थी, कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। जैसे तैसे उसने अपनी प्रेगनेंसी का टाइम को निकाला, लेकिन ठीक से ध्यान न रखने के कारण उसने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। इस सब के बाद तो मधु पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसके पिता और रमन के परिवार वालों के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। मधु को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अलग हो जाए। वो बीमार रहने लगी थी और आखिरकार एक दिन उसने अपने आप ही अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना उसके पिता ने ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें अपनी दो बेटियों की जिम्मेदारी पूरी करनी थी। उन्होंने इसके ससुराल वालों के पक्ष में ही जवाब दिया कि मधु अक्सर बीमार रहा करती थी, इस कारण से उसने आत्महत्या कर ली। कुछ दिनों बाद रमन की भी दूसरी शादी हो गई। पर उसकी दूसरी पत्नी सुनीता इतनी सीधी नहीं थी। जब अपनी दूसरी पत्नी सुनीता के साथ भी रमन ने वैसा ही व्यवहार करना चाहा, तो उसने जानकी जी और रमन को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। जब सुनीता पीरियड से हुई तो रमन ने वही जवाब उसे दिया जो उसने मधु को दिया था, अपने बाप के घर से ले आओ, इस घर में तो कपड़ा इस्तेमाल करने को ही मिलेगा। तब सुनीता भी अपने मायके गई थी, तो जानकी जी और रमन को लगा था कि जैसे मधु के माता पिता ने उसे भेज दिया था, वैसे ही ये भी आ जाएगी। खैर सुनीता शाम तक आ भी गई, और उसे देखकर जानकी जी और रमन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान भी आ गई। पर ये क्या, सुनीता शाम को घर तो आ गई, लेकिन अपने साथ पैड्स के पैकेट लेकर आई थी, वो भी ऐसे बैग में जिसमें से वो पैकेट्स आर पार दिख रहे थे, और लाकर वही बाहर बरामदे में रख दिए, और बाहर ही अपने पल्लू से पसीना पोंछते हुए बैठ गई। उस समय आस पड़ोस की औरतें वही जानकी जी के पास खड़ी हुई थी। ये देखकर वो लोग बोली, अरे बहू, ये इतने सारे पैकेट क्यों लेकर आई है, और ऐसे कैसे इन्हें दिखाती हुई लेकर आई है, इन्हें ले जाकर अंदर तो रख। अब क्या करूं आंटी जी, अब शादी हो गई है तो मुझे तो इसी घर में रहना है, पर मेरे ससुराल वालों की और पति की तो औकात भी नहीं है कि मुझे पैड्स तो दिला दे। इन्होंने ही कहा था कि अपने बाप के घर से लेकर आ जाओ, तो ये मैं अपने बाप के घर से लेकर आई हूँ। उसकी बात सुनकर आस पड़ोस की औरतें भी मुंह पर हाथ रखकर जानकी जी और रमन की तरफ देखने लगी। इधर सुनीता अपना वो बैग उठाकर अंदर ले गई। जानकी जी और रमन को इस तरह के जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खैर उसके पीछे पीछे जानकी जी और रमन जी भी अंदर आ गए, और अंदर जाकर उस पर गुस्सा करने लगे। तब सुनीता ने कहा, मैं मधु नहीं हूँ, सुनीता हूँ। मेरे पापा की औकात तक जाओगे ना, तो यहाँ सारी दुनिया के सामने तुम्हें तुम्हारी औकात ज़रूर दिखाऊंगी। गुस्से में रमन सुनीता का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचने लगा, तो सुनीता ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत मत करना, वरना घरेलू हिंसा के केस में जेल में पटक दूंगी। ये याद रखना, मधु के पापा ने उसका साथ नहीं दिया था, पर मेरे पीछे मेरे पापा खड़े हुए हैं। तू क्या कहना चाहती है, हमने उसे मारा? जानकी जी ने कहा, जिस तरह से आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए अपनी बहू को तरसाते हो ना, उससे साफ लग रहा है कि मधु ने परेशान होकर ही अपने आप को ख़त्म किया था, और उसके पीछे आप लोगों का ही हाथ है। पर याद रखना, मैं अपने आप को ख़त्म करने वालों में से नहीं हूँ। उसके बाद सुनीता को उन्होंने 2-3 बार और परेशान करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन सुनीता के पापा पुलिस लेकर उनके घर पहुंच ही गए। उसके बाद से जानकी जी और रमन शांत बैठे हुए हैं। आखिर एक बहू ने अपने आप को ख़त्म कर लिया, और दूसरी बहू आए दिन पुलिस बुला रही है। अपने आप को बेगुनाह साबित करना उनके लिए मुश्किल जो हो जाता।